शादी की पहली रात मैं अपनी बीवी के करीब गया तो वह रोने लग गई और कहने लगी कि मेरे पेट में दर्द है। आपने जो करना है कल रात कर लेना। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा कि आपकी बीवी के पेट में अपेंडिक्स है, आप इससे दूर रहें वरना ये मर जाएगी। यह सुनकर मेरा जिस्म सुन पड़ गया था। उस दिन से बीवी रोज डॉक्टर के पास जाती थी और वह पेट से हो गई थी। मैं हैरान था, मैं तो उसके करीब गया ही नहीं था, फिर वह पेट से कैसे हो गई। मुझे शक हुआ तो मैंने उसका पीछा किया। डॉक्टर के क्लिनिक गया, सर पर आसमान टूट पड़ा। बीवी तो मैं एक फैक्ट्री में काम करता था। मेरी कमाई कुछ ज़्यादा तो नहीं थी कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता, लेकिन इतनी ज़रूर थी कि घर वालों का गुजर बसर आराम से हो जाता था। सबके खर्चे बिना तकलीफ के उठा सकता था। घर में माँ और बड़ी बहन थी, उन सब का खर्चा पूरा करना कोई मुश्किल काम नहीं था। मेरी शादी थी, मैं इसी काम में मसरूफ़ था। मेरा कोई कज़िन भी अभी तक शादी में शिरकत के लिए नहीं आया था। मेरा कोई भाई नहीं था, मैं अकेला ही था। मेरी बहन शादीशुदा थी, वह भी घर पर आ गई थी। मेरे अपने दोस्तों ने मुझे किसी भी तरीके से मुश्किल नहीं आने दी थी। वह हर कदम में मेरा साथ दे रहे थे। मेरा उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा लगाव था। मुझे अब फ़िक्र अपनी माँ की थी, जो अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए मुझे काम के साथ साथ उनका भी ख्याल रखना पड़ता था। अब माँ मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैंने सोचा कि शादी के बाद जैसे ही मेरे हालात ठीक हो जाएंगे, मैं माँ को उम्रे पर ले जाऊंगा। मैं नियत तो कर चुका था, लेकिन शादी के बाद तो अक्सर लोगों की दुनिया बदल जाती है। तुम्हें कितनी बार बोला है कि शाम के वक्त घर से बाहर मत जाया करो। अब एक दिन ही तो रह गया है, कल मेहंदी की रस्म है तुम्हारी। तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं अपनी बहन के कहने पर बाजार जाने के लिए तैयार हुआ था कि मेरे एक रिश्तेदार ने नाराज़गी से मुझे टोकते हुए कहा था। मैंने उसकी बात पर खामोशी से अपनी बहन की तरफ देखा, जो बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर मुझे देखने में मसरूफ़ थी। हमारे घर पे एक रिवाज था कि जब शादी की तारीख मुकर्रर कर दी जाए तो दूल्हे और दुल्हन का शाम के वक्त जाना घर से बाहर नहीं दिया जाता, और यही उसूल मेरी बीवी पर भी लागू किया जा रहा था। अब वह ज़माना नहीं रहा, अब तो लोग आज़ाद ख्यालात के हो रहे हैं। मैंने उसे जवाब दिया था। मेरी माँ खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा था। दरअसल मेरी माँ इस शादी से इतनी राज़ी नहीं थी और उनका कहना था कि अभी मेरी उम्र नहीं है शादी की, जबकि मेरी बहन ज़बरदस्ती मेरी शादी कराना चाहती थी। जिस लड़की से शादी करवा रही थी उसको उसने मेरे लिए पसंद किया था। मेरी माँ उस शादी पर अपनी नाराज़गी जाहिर नहीं की थी। इस पर मैं और मेरी बहन दोनों ही राज़ी थे। ज़माना बदले न बदले हमारी रस्म में नहीं बदलेंगी, इसलिए तुम बाहर मत जाओ, जाकर अंदर बैठ जाओ। मेरी दलील पर उन्होंने नाराज़ होते हुए कहा था और मुझे अंदर जाने का हुक्म दिया था। मैं अब क्या कर सकता था, बार बार कहने से तो रहा था, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गया था। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत सारे ख्वाब सजाए हुए बैठा था। ज़रूरी तो नहीं है कि शादी को लेकर ख्वाब सिर्फ लड़कियां ही देखे, लड़कों को भी तो अपनी शादी को बहुत कुछ सोच रखा होता है। अगले रोज़ मेरी मेहंदी थी और घर मेहमानों से भरा हुआ था। हर तरफ गर्मा गर्मी थी। मेरा दिल आने वाले लम्हे को सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। मेहंदी की रस्म के बाद सब कुछ हुआ कि वक्त ही नहीं मिला कि मैं कुछ सोचता। इस दौरान मेरी अपनी होने वाली बीवी से कोई बात नहीं होती। हमारी शादी के बाद रुखसती की रस्म हुई और हम घर पर आ गए थे, तो मेरी बीवी को कुछ और रस्मों के बाद मेरे कमरे में बिठा दिया था। मैं तो पहले ही इस रात को सोचकर घबरा रहा था, आज कुछ ज़्यादा ही घबराहट का शिकार हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी अंदर जाते ही कैसे इससे सामना करूँगा। तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें परेशानी वाली बात थोड़ी है जो तुम इस तरह दिल पर ले रहे हो। मुझे परेशानी का शिकार होते देखकर मेरे जिगर के दोस्त ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे हौसला दिया था। तुम बस मेरी एक बात याद रखना, जिंदगी में अगर तुम्हारी बीवी से कोई गलती हो जाए तो उसे लोगों के सामने बढ़ा चढ़ाकर पेश ना करना और ना ही उसकी किसी के सामने बेइज्जती करना। मेरे दोस्त ने अपने साथ बिठाकर बड़े प्यार से समझाया था। उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे और वह कामयाब जिंदगी गुजार रहा था। मेरे दोस्तों में सबसे अच्छी नसीहत किसी ने नहीं दी थी, वरना तो बाकी दोस्तों में अजीब सी बातें कही थी जिनको सुनकर मर्द होकर कुछ अच्छा सा महसूस नहीं कर रहा था। उन्होंने मुझे पता नहीं उल्टी सीधी बातें समझाई थी, लेकिन मेरा यह दोस्त जो मेरा हर कदम पर साथ देता था, उसने मुझे सब कुछ समझाया था और मैंने उसकी बातों को अमल करने का सोच लिया था। मैं अंदर जाने से पहले उसके गले मिला और मुस्कुराकर अपनी दुल्हन के कमरे में आ गया। मैं आहिस्ता से चलता हुआ उसके कुछ फासले पर बैठ गया था। मेरा दिल अभी भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कि आखिर बात का आगाज़ कहाँ से करूं। मैं कोई लड़की बाज लड़का नहीं था।
मैंने अपने सारे जज्बात अपनी बीवी के लिए संभाल कर रखे हुए थे। देखते ही मैंने थोड़ी सी मेहनत की और अभी मैं अपनी बीवी को छूने ही वाला था कि उसने एकदम से रोना शुरू कर दिया था और वह अपना पेट पकड़कर बेड पर बैठी रोती जा रही थी। मैं हैरत से ऊपर उठकर कुछ फासले पर खड़ा हो गया था। अभी तो आप अच्छी खासी थी, अचानक से क्या हो गया था? मैं परेशान हूँ। उससे पूछने लगा कि उसे क्या हुआ है, मुझे बताएं तो सही। मेरी बात सुनकर उसने जो जवाब दिया, मैं अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा ही रह गया था। उसने कहा कि आपको जो कुछ भी करना है कल कर लेना। अब मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मजबूरन मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मैं उसे सहारा देते हुए डॉक्टर के पास ले गया। मैं परेशान भी हो गया था कि अचानक उसके पेट में दर्द क्यों होना शुरू हो गया है, वह भी इतनी ज़्यादा। कुछ देर पहले तो अच्छी खासी थी, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब जाने की कोशिश की तो उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया था। मेरे दिमाग में दो तरह के ख्याल आ रहे हैं। ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया था। मैंने अपने दिमाग की बातों को छोड़कर उसकी तरफ देखा तो जो दर्द की शिद्दत से सो रो रही थी। मैं कुछ भी ऐसा नहीं सोचना चाहता था क्योंकि मेरी अभी तो शादी हुई थी। क्या पता सच में उसके पेट में दर्द हो रहा हो। डॉक्टर ने उसका चेकअप करने के बाद मेरे पास आकर मुझे कहा कि आपकी बीवी के पेट में अपेंडिस है, इसलिए आप उसके करीब मत जाना वरना मर जाएंगे। ये सुनकर मेरा जिस्म सुन्न हो गया था। मैंने परेशानी से डॉक्टर को अपनी बीवी की तरफ देखा जो सर झुकाए खड़ी थी। शायद दवाई से उसके दर्द में थोड़ा सा फर्क आया होगा। मेरे तो पहले ही सारे अरमानों पर औस का पानी पड़ चुका था। इससे आगे मेरे साथ क्या बुरा होता। मैंने डॉक्टर की बात पर हल्के से जवाब दिया। मैंने डॉक्टर से बोल तो दिया था कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा। मैंने डॉक्टर को बड़े छोटे से अंदाज में कहकर और अपनी बीवी के लेकर घर पर आ गया था। घर आते हुए मुझे अपने साथ हुए हादसे पर यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि ये बात अजीब थी कि शादी की पहली रात ही दुल्हन को अपेंडिक्स का दर्द शुरू हो गया था। अगर ऐसा कुछ था भी तो हमें इस बारे में बताया क्यों नहीं गया था। ऐसे ही मैंने फिर भी अपने मन के अंदर आए ख्यालों को झटक दिया था और जब मैं घर पर आया तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि वह कपड़े बदल कर सो जाए। मेरी बात पर अमल करने के बाद वह बेड पर बिना आवाज़ के लिए चली गई और चंद पलों में नींद में सो गई थी और मैं सारी रात इसी बारे में सोच रहा। मैं एक मर्द था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। शर्म के मारे मैं सब अपने घर वालों को भी नहीं बता सकता था। अगर मेरे दोस्त ने मुझे पहले ही वह सब कुछ ना समझा होता तो शायद मैं भी गुस्से में आकर गलत कदम उठा देता या फिर ज़बरदस्ती मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना था। लेकिन बात ये थी कि कई रात के बाद से मेरी बीवी रोज़ इस डॉक्टर के पास चली जाती थी। मैं हैरान था कि इस दर्द का इलाज तो ऑपरेशन होता था क्योंकि जब भी किसी को अपेंडिक्स दर्द होता था तो इसका इलाज ऑपरेशन से ही किया जा सकता था। फिर यह हर रोज़ किस चीज़ का इलाज कराने के लिए जाती थी जिसके बारे में मैंने कभी कुछ सुना ही नहीं था। मेरे दिल में एक अजीब से वहम जगह बना रहे थे। कभी कभी मुझे लगता कि मेरी बीवी मुझसे बचने के लिए ऐसा कर रही है। क्या ये शादी उसकी पसंद की नहीं, या मैं उससे बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। एक दिन डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बार मुझसे कहा कि उसे जो बीमारी है उसका एक इलाज है। उसकी बात सुनकर बड़ी जल्दी से कहा कि बताओ क्या। उसने कहा कि इस इलाज के लिए मुझे उसी डॉक्टर के पास जाना होगा जिससे मैंने अपना चेकअप कराया था। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा और फिर उससे इजाज़त दे दी थी क्योंकि मैं और इसकी बीमारी का जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहता था। मेरी इजाज़त लेते ही मेरी बीवी डॉक्टर के पास रोज़ जाने लगी। मैं जब भी कोई सवाल करता या इलाज के बारे में कुछ पूछता तो बड़े आराम से कह देती थी कि आपको समझ में नहीं आएगा। ये कहकर वह मुझे चुप करवा देती। मैं भी खामोश हो जाता था क्योंकि मैं वाकई में ही कुछ नहीं जानता था और उस इजाज़त भी तो मैंने ही दी थी, इसलिए अब कुछ कहना गलत होगा। दूसरी तरफ मेरी बीवी और माँ का प्यार भी बढ़ता जा रहा था। मेरी बीवी मेरी माँ का भरपूर ख्याल रखती थी और बीवी भी माँ की खिदमत पर पेश रहती थी। मुझे इस तरफ से तो सुकून था कि चलो सास और बहू की लड़ाई तो झगड़े से जान छुटी, वरना पहले तो मुझे माँ को चुप देखकर लगा था कि वह शादी से नाखुश हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ था। माँ के साथ अपनी बीवी का अच्छा बर्ताव देखकर मैं उसे बहाने से डांट कर अपने दिल की भड़ास भी नहीं निकाल सकता था जो पहली रात मेरे अंदर भरी हुई थी। मुझे अब उसके डॉक्टर के पास जाना खटकने लगा था।
मेरा बस नहीं चलता था कि उसे उसके पास जाने से रोक दूं, लेकिन अब बस मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी, क्योंकि पहले तो वह दिन या शाम में इलाज के लिए जाती थी, लेकिन अब वह रात में कभी कभी जाने लगी थी, और ये बात मेरी आंख को गवारा नहीं थी। इसलिए इस बात पर मेरे रोज़ पर से थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। माँ अपने कमरे में नहीं थी, इसलिए उससे पहले कोई हमारी आवाज़ सुनता, मैंने गुस्से में उसे बिना सोचे समझे बाजू से पकड़ा और अपने कमरे में खींच कर लेकर आ गया था। आवाज़ नीचे रखो, मत भूलो कि मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं इतने दिनों से तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ। बस तुम्हारी बीमारी की वजह से मुझ पर इस मजीद परेशानी के अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं इस वक्त ज़्यादा गुस्से में था और इसलिए मैंने अपनी बीवी को खबरदार कर दिया था, लेकिन मेरे चुप करवाने पर वह मुझसे भी ऊंची आवाज़ में बोलने लगी थी, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ को दबा दिया। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। ऊपर से इतने दिनों का जो गुबार बढ़ा हुआ था वह भी तो किसी ना किसी सूरत पर निकलना था। इसलिए बगैर सोचे समझे ही मैंने गुस्से में उसे बेड पर धकेल दिया था और ज़बरदस्ती उससे अपना हक वसूल कर लिया। लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो चुका था। कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत अचानक ख़राब होनी शुरू हो गई थी। मेरे तो हाथ पाँव फूल गए थे और मुझे लगा कि मेरी ज़बरदस्ती करने पर उसकी तबीयत ख़राब हुई है। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया और कोई डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा था। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह लग रहा था। जाने अनजाने में एक संगीन गलती कर बैठा था। मेरी वजह से वह इस हालत में थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और कैसे करूं। सोच सोच कर मेरा सर दर्द होता जा रहा था। इस वक्त एक नर्स चलती हुई मेरे पास आई और मुस्कुराने लगी। मैं उसकी मुस्कुराहट नहीं समझ पाया था। फिर जब उसने बोला तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया था, लेकिन मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने अपनी बीवी से अपना हक लिया था। जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो यहाँ लेकर आना पड़ा, लेकिन यहाँ आकर जो हकीकत मेरे सामने आई थी उसने मेरे सोचने समझने की शक्ति ही खत्म कर दी थी। उसने कहा कि मेरी बीवी पेट से है, मैं बाप बनने वाला हूँ। इस खबर को सुनकर मुझे खुशी तो क्या हुई थी, बल्कि मेरे सामने मेरी बीवी का घिनौना चेहरा आ गया था, जिसने मुझे झूठ कहा था कि उसे कोई बीमारी है, जबकि सच तो ये था कि उसका बाहर कहीं चक्कर चल रहा था। बल्कि चक्कर ही नहीं, शादीशुदा होते हुए भी उसने न सिर्फ मेरे हुकूक किसी और को दिए, बल्कि वो एक बार और एक धोखेबाज लड़की थी। मैं और ज़्यादा उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकता था। जब हम घर वापस आए तो माँ ने मुझसे मेरी बीवी के बारे में तबीयत का पूछा। ना चाहते हुए भी मुझे उन्हें बताना पड़ा कि वह पेट से है। मेरी बात सुनकर मेरी बहन तो खुशी से निहाल हो गई थी। माँ ने भी मिठाई बंटवा दी थी, लेकिन मैंने अपनी बीवी की शक्ल तक नहीं देखी थी। मैं अपनी बीवी से दूर था क्योंकि मेरी बीवी को अपेंडिक्स की बीमारी थी। इसी वजह से मैं इससे दूर रहा था और यह सुनकर सब मेरा मजाक उड़ाते, मुझ पर हंसते। इसलिए मैं अब चाह कर भी उनको सच नहीं बता सकता था और यह हकीकत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अगर वह ऐसे किरदार की मालिक थी तो उसने मुझसे शादी क्यों की थी? इस शख्स से शादी करती जिसके बच्चे की वह माँ बनने वाली थी। एक बात तो सच थी कि अब मैं उसके अपने साथ नहीं रखने वाला था। मेरी बहन से उसे ब्याह कर लाई थी। मेरी माँ ने हमेशा उसकी माँ की तरह साथ ही दिया था और उसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने उससे रूबरू बात करने का सोचा था, यूं ही वह कमरे में आई। उसने उस पर बरस पड़ा। कौन सी बीमारी थी? तुम्हारा सारा सच मेरे सामने आ चुका है। बताओ ये किसका बच्चा है जिसे तुम मेरे सर पर थोपना चाहती हो? मैंने गुस्से में उसे थप्पड़ भी मार दिया था, लेकिन वह अपनी जुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं बोली थी, बस रोती रही थी। अब अपना ये ड्रामा बंद करो और दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, इससे पहले कि मैं 3 लफ्ज़ से तुम्हारे मुंह पर दे मारूं। मैंने उसे दबे दबे लफ्ज़ों में मामले की नज़ाकत से आगाह किया था। मेरी बात पर सुनते हुए भागती हुई कमरे से निकल गई। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैंने अपनी बीवी के लिए कुछ चीज़ें संभाल रखी हुई थी। मैंने सोचा कि अब उसे रंगे हाथ ही पकड़ लूँगा, घर वालों को और दुनिया वालों को उसका असली चेहरा दिखाऊंगा। इसलिए मैं अब उसकी हर हरकत पर नज़र रखने लगा। मुझे पता था कि वह ज़रूर इलाज के बहाने घर से निकलने के बाद ज़रूर अपने आशिक के पास जाती होगी। मैं अब इस मौके पर था कि उसका पीछा करूँगा और सबूत समेत उसे रंगे हाथ पकड़ लूँगा। उसके पीछे तलाक देकर छुटकारा हासिल कर सकता था। सच बात थी कि अगर वह बच्चा मेरा नहीं था तो किसका था? ज़रूर शादी से पहले भी उसने किसी के साथ ताल्लुक़, और अगर बात इतनी ही आगे पहुंच चुकी थी तो फिर उसने मुझसे शादी क्यों की थी? ऐसे ही बहुत सारे सवालात मेरे दिमाग में चल रहे थे, लेकिन मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। मैं खुद से ही पता लगाने में मसरूफ़ था। रात जब मैं घर पर वापस आया तो सामने ही मेरी बीवी ज़मीन पर पड़ी तड़प रही थी और पहले मुझे उसका यही ड्रामा लगा, लेकिन उसकी तकलीफ़ देखकर मैं समझ गया था कि मसला ज़्यादा ख़राब है। मैं उसे जल्दी से अस्पताल ले गया था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी बीवी को जहर दिया गया है, जिसकी वजह से आपका बच्चा नहीं बचा सके। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है।
मेरी बीवी को जब होश आया तो उसने मुझे बताया कि सब मेरी माँ ने किया है। उसकी बात सुनकर मैं तो दंग रह गया था। उसने मुझे बताया कि सिर्फ जहर ही नहीं बल्कि मैंने जो तुम्हें धोखा दिया वह तुम्हारी माँ के कहने पर किया था। मुझे अभी उसका ये सब ड्रामा ही लग रहा था। वह बचने के लिए मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा रही थी। जब मैं उसे घर में लेकर आया तो मैंने उसे दोबारा बात नहीं की थी, बल्कि वह मुझसे माफ़ी मांगती रही। लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। उसकी बातों में मुझे कहीं भी सच्चाई नज़र नहीं आई थी। उसने मुझसे कहा कि मैं आपको सबूत दे रही हूँ तो आप मेरी बात पर यकीन कर लोगे। मैं खामोश था। उसने मुझे कमरे के बाहर खामोशी से खड़े होने का इशारा किया और खुद अंदर चली गई। इतनी खुदगर्ज हैं आप। पहले आपने मुझे शादी के फ़ौरन बाद मेरे कमरे में आकर कहा कि आपका बेटा नामर्द है, मैं इससे दूर रहूं। अगर उसे पता चल गया कि मैं उसकी हकीकत जानती हूँ तो वो तेरा कत्ल कर देगा। आपने ही तो मुझे कहा था कि मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। अगर मेरा दिल करे तो मैं किसी को भी पसंद कर लूँ, और जब मेरा बच्चा होगा तो आप सबको यही कहोगी कि वह आपका ही पोता है और पोती है। तो फिर मुझे जहर देकर मेरे बच्चे को क्यों मार दिया? आपने आज तक जो कुछ भी किया है वह सब झूठ था, मगर पति ने मुझे सब कुछ मेरे हकूक़ दे दिए थे, जिससे मुझ पर पता चल गया कि मुझे कोई धोखा नहीं दिया है। वे एक पूरा मर्द है, बल्कि मैंने आपकी बातों में आकर उसे धोखा दिया है। वही डॉक्टर जो मुझे पसंद करने का दावा करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं पेट से हूँ तो उसने मुझसे मुंह फेर लिया। उसका कहना है कि वह मुझ जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो अपने पति के होते हुए बाहर चक्कर चलाती है। क्यों आपने मेरे साथ ये सब कुछ किया? आपके बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। और अपनी बीवी की बातें खामोशी से सुनने के बाद जब मैं अंदर गया तो मेरे पैरों के तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी बीवी की बातें सुनकर माँ पागलों की तरह खड़ी हुई थी और बोली कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। सच तो तुम्हें मालूम हो गया है, लेकिन मैं सब कुछ तुम्हें सोचने में बहुत देर कर दी है। अब मेरा बेटा तुम्हें तलाक दे देगा और तब मैं इसकी शादी करा दूंगी अपनी भांजी से। मैंने उसे बहू बनाया था, लेकिन मेरी बेटी को तुम पसंद आ गई थी और ऊपर से मेरे बेटे को भी तुम पसंद आ गई। और जानती हो मैंने तुम्हारे हक मेहर में कम पैसे क्यों लिखवाए थे? इसलिए कि जब तुम्हारी तलाक हो तो तुम खाली हाथ यहाँ से चली जाओ। मुझे अपने बेटे से नफरत नहीं है, मुझे बस तुमसे नफरत थी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश मेरी भांजी थी और तुम नहीं थी। लेकिन बच्चे की खबर के बाद मेरे बेटे ने किसी को कुछ नहीं बताया था, तो मैंने तुम्हें ही रास्ते से हटाने का सोचा था, लेकिन फिर से मेरे ही बेटे ने तुम्हें बचा लिया। मैंने देखा कि उसकी आंखों में अब तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत नहीं है, बस नफरत ही भरी हुई है। ये उसे कहा और वहाँ उसने तुम्हें तलाक दे दी। मुझे अपने कानों पर एक यकीन नहीं आया था। ये सब मेरी सगी माँ कह रही थी। उसने मेरी बीवी के सामने अपना सच कबूल करके उसे गलत काम पर लगाया था। गलती सारी मेरी माँ की भी थी, गलती मेरी बीवी की भी थी। अगर वह मुझे सच बता देती तो आज जो खुद से नज़रें चुरा रही होती। कमरे में आकर जिन नज़रों से मैंने माँ को देखा था उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। मेरी बीवी तो खामोश खड़ी थी, जैसे ही सज़ा का इंतज़ार कर रही हो। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और सिर्फ बस यही कहा कि आपको मुझसे इतनी नफ़रत थी नहीं, आपको मुझसे ही ज़्यादा नफ़रत थी। जो आपने अपने सगे बेटे के साथ ये किया है, अपने ही बेटे को अपने नाम पर साबित कर दिया। मुझे शर्म आती है आपको माँ कहते हुए। आपने अपने बेटे का घर बर्बाद कर दिया। मेरी बातें सुनकर माँ बिलख बिलख कर रोने लगी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। अपनी माँ को इस तरीके से रोता हुआ देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनसे बस यही कहा कि आज के बाद हम दोनों साथ नहीं रहेंगे, और मैंने उनका घर के रहने का इंतज़ाम कहीं और कर दिया। मैं उन्हें महीने के पैसे भिजवाने लगा था। मेरी माँ रोज़ मेरे घर पर आती थी और मुझसे माफ़ी मांगती थी, लेकिन मैं उन्हें माफ़ नहीं कर पाया था। एक दिन मुझे खबर आई कि माँ कमरे में बेहोश मिली है। हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला कि उनकी जान चली गई। गलती मेरी माँ की थी और अब एक गुनाह मुझसे भी हो गया था। अपनी माँ को माफ़ ना कर कर मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था। अपनी माँ को सज़ा मैंने क्यों दी? वह तो ऊपर वाला देता। मैंने उस दिन बहुत गलत फैसला किया था और आज मुझे अपने फैसले पर रोना आता है, लेकिन मेरी बीवी आज भी मुझे संभाल रही है। वह हर कदम पर मेरे साथ है और कुछ ही साल बाद मेरी नन्ही सी बेटी भी आ गई और हम खुशी खुशी से रह रहे हैं। लेकिन कभी कभी मेरा मन तड़पता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, वक्त निकल चुका है। धन्यवाद दोस्तों।